ऑनलाईनवाले ऐकू येते का रे? स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. ठीक आहे. काल काय बघत होतो आपण? इनपुट आउटपुट इन C++. ओके. बघा, ऑनलाईनवाले स्क्रीन विजिबल झाली, ऐकू यायला लागलं का सगळ्यांना? पहा, गार लागायला लागलं तर सांगा. मला इथं समजत नाही ती. बर. सी आउट कल देखा हमने, ठीक है. क्या होता है सी आउट? डेफिनेशन भी देखी शायद हमने, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन थी. व्हाट इज सी आउट? वेरिएबल ऑफ क्लास ओ स्ट्रीम. यस. और जो क्लास वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स. दैट इज वाई सी आउट जो है वो है एक ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ओ स्ट्रीम. सी आउट इज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ओ स्ट्रीम. ठीक है. अब हमें समझना है हाउ टू यूज सी आउट. ओके. सी आउट अगर यूज करना है तो हमें एक बेसिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एक यूज करना होता है. ओके. बिटवाइज ऑपरेटर. कौन सा वाला बिटवाइज ऑपरेटर यूज होता है सी आउट के साथ? इट इज लेफ्ट शिफ्ट. इट इज लेफ्ट शिफ्ट. ओके. तो ये लेफ्ट शिफ्ट वाला बिटवाइज ऑपरेटर जो है इसे हमें सी आउट के साथ यूज करना होता है. अब ये जो ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट, इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली प्रिमिटिव टाइप के साथ काम करने के लिए बनाया गया था. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ओनली. ओके. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 10, ओके, लेफ्ट शिफ्टेड बाई 1 बिट, ओके, और फिर इसका रिजल्ट चलो हमने x में स्टोर कर दिया, राइट. तो इसका मतलब अलग रहता है. तो ये बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं? 10 का जो बाइनरी फॉर्मेशन है उसके हर एक बिट को एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं. व्हाट इज बाइनरी ऑफ 10? 1 0 1 0. दिस इज बाइनरी ऑफ 10. बट ये अगर इंटीजर है तो ऑब्वियसली 32 बिट वाले फॉर्मेट में रहेगा. ओके. अब जब आप इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो एक बिट से, तो ये वाला 0 तो गया, ये 0 एक पोजीशन आगे आएगा, ये 0 एक पोजीशन आगे आएगा, ये एक पोजीशन आगे आएगा. ठीक है. अब ये 1 यहाँ आगे पहुंचा, फिर 0, फिर 1. ठीक है. ये 0 इधर आया, ये 1 इधर आया, और ये 0 आगे पहुंचेगा यहाँ पे. अब ये जो एम्प्टी स्पेस बची यहाँ पे, यहाँ बाय डिफॉल्ट 0 ऐड किया जाता है. इट गेट्स पैडेड विद 0. ओके. इसे पैडिंग वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं. अब ये किसका बाइनरी है बता सकते हो? किसका? 4 का. ये किसका बाइनरी है? हाँ, 40. फिर से एक बार आपको याद दिलाता हूं, ग्रुप पे एक प्लेलिस्ट है सी इन डेप्थ.
शायद कल मैंने इसकी लिंक भी पोस्ट की है, और सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में वहाँ पे लगा के रखे हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको ढूंढना है, नहीं, आपको बस एक ही काम करना है, एक क्लिक एंड कीप लिसनिंग, और फिर ये सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। उसमें सब कुछ दिया हुआ है, बाइनरी वाला फॉर्मेशन क्या है, पॉजिटिव का बाइनरी, निगेटिव का बाइनरी, लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, इंटीजर कैरेक्टर की रेंजेस क्या होती है, वाई द रेंज इज -2+, फिर उसमें ऑड नंबर्स क्यों हैं, ऐसा क्यों नहीं कि 25 लाख टू 25 लाख -2+, इस रेंज क्यों नहीं है, ये वाली रेंज क्यों है, ये रेंज क्यों है। ओके, ये सब के आंसर उसमें है। ओके, क्यों कभी कभी प्रिंटफ में पॉजिटिव नंबर प्रिंट करने जाते हैं और निगेटिव प्रिंट हो जाता है, कैसे आप लोग उसे गार्बेज कह के अपना एप्टीट्यूड वाला एक मार्क खो देते हो, और कैसे हम वो गार्बेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको बस एक ही काम करना है, कौन सा, पेशेंटली देखना है उसको बस। और बस वही एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास पेशेंस नहीं है, हमारे पास पेशेंस है बस रील जितने, 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स। ओके, बट इफ यू वांट बिगर पैकेजेस यू नीड बिगर पेशेंस। चलो ठीक है, वो देख लो, समझ जाओगे। ओके, अब ये किसका बाइनरी है, बाइनरी फाइंड आउट करने का रूल बहुत सिंपल है। ऑनलाइन वाले तुम्ही सांगू शकते का ये कौन सा वाला बाइनरी है, ऐकू येते ना रे बाबा सगळ्यांना। ओके, सो सी दिस इज 0 1 2, बोलायचं नाही, डिस्कस नाही करायचं अजिबात। तो 0 1 2 मतलब ये हुआ 2^2, 3 एंड ये हुआ 2^4, सो 2^4 इज 16 प्लस 2^2 इज 4, तो ये हुआ 20। ओके, तो ये किसका बाइनरी है, 20 का। ये किसका बाइनरी था, ये 10 का था। तो लेफ्ट शिफ्ट कहता है एक बिट से शिफ्ट कर रहे हो तो डबल होगा। अब अगर 20 को और एक बिट से शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा, डबल होता है, डबल 40 मिलेगा, फिर 40 का क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। ये लेफ्ट शिफ्ट वाला काम है। बट यही लेफ्ट शिफ्ट किसके लिए यूज किया, सी आउट करने के लिए यूज किया। ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब सी आउट के साथ यूज कर रहे हो, इफ आई एम गोइंग टू से सी इंट x इज इक्वल टू 10 और मैंने लिखा सी आउट x, यहां कोई लेफ्ट शिफ्ट नहीं हो रहा, यहां सिंपली आपका सी आउट क्या करेगा, x की वैल्यू प्रिंट कर देगा। हाउ इज दैट पॉसिबल, डज दैट मीन कि सेम ऑपरेटर मीनिंग डिफरेंट, नो, ऑपरेटर वही है, सी आउट के साथ जो यूज हुआ वो भी बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ही है। बट सीपीपी की एक बहुत ही जरूरी ओओपी वाली कॉन्सेप्ट है जो कल भी मैंने आपको बताई थी। कॉन्सेप्ट का नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है ऑपरेटर वही रहेगा, आप उसका मीनिंग चेंज कर सकते हो। जैसा मैंने आपको कल बताया था, ऑपरेटर रहेगा मल्टीप्लिकेशन का, बट आप उसे एडिशन वाला मीनिंग दे सकते हो, राइट, ठीक है। करना नहीं होता ऐसा, बट हम ये कर सकते हैं। तो ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट C++ ने स्ट्राउस्टर भाई साहब ने यूज की, और उन्होंने ये जो लेफ्ट शिफ्ट वाला ऑपरेटर है इसे सी आउट के साथ यूज कर लिया टू प्रिंट द डेटा ऑन कंसोल। बस उसका नाम अब बदल देते हैं। ओके, जब वो सी आउट के साथ यूज होता है वी हैव सम डिफरेंट नेम फॉर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। बस आपको याद रखना है क्या, कि ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है, इस पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग अप्लाई करने की वजह से ये सी आउट के साथ यूज हो रहा है। ओके, ठीक है। तो अब क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं C++ में बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट को, व्हेन इट इज यूज्ड विद सी आउट। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एज ए लेफ्ट शिफ्ट भी सीपीपी में यूज होता ही है, बट व्हेन यू यूज इट विद सी आउट it will be converted to some other meaning and we call it insertion operator। क्या कहते हैं हम इसको, इंसर्शन ऑपरेटर। अब इंसर्शन ऑपरेटर क्यों कहा जाता है वो भी सोचेंगे, बट ये क्या है ये बात क्लियर हुई।
बेसिकली कौन सा ऑपरेटर है ये? लेफ्ट शिफ्ट। ओके, फिर इस पे क्या कर दिया? ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसकी वजह से वो किसके साथ यूज होने लगा? सी आउट के साथ, जिसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ा? इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर बस ऐसा ही नहीं कि हाँ चलो कुछ नया नाम चाहिए तो इंसर्शन दिया, नहीं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये भी जरा समझते हैं, ठीक है? पहले देखते हैं कि हाउ डू वी यूज इट, राइट? तो सी आउट करने के लिए दो चीजें हैं अपने पास, एक सिंपल मैसेज प्रिंट करना है, सिंपल मैसेज हमें प्रिंट करना है, और दूसरा सिंपल वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, या फिर वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। ओके, ये दो चीजें हमें प्रिंट करनी है। सिंपल मैसेज मतलब मान लो आपको प्रिंट करना है हेलो, यू वांट टू प्रिंट हेलो, तो ये जो सिंपल मैसेज आप प्रिंट करते हो दे आर यूजुअली स्ट्रिंग्स। वो क्या होती है? स्ट्रिंग्स होती है। और सी, सी प्लस प्लस, जावा, तीनों में, इवन इन पाइथन ऑल्सो, वी मेंशन स्ट्रिंग्स यूजिंग डबल कोट्स। ओके, पाइथन के पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसको छोड़ देते हैं। सी, सी प्लस प्लस में वी मेंशन स्ट्रिंग यूजिंग डबल कोट्स। ओके, तो जो हेलो आपको मेंशन करना है वो कैसे मेंशन करना है? डबल कोट में मेंशन करना है। ओके, तो सी आउट कैसे यूज होगा इस केस में? हम लिखेंगे सी आउट। सी आउट के साथ कौन है? लेफ्ट शिफ्ट के राइट शिफ्ट? लेफ्ट शिफ्ट, यस। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को जब सी आउट के साथ यूज करेंगे तब उसे क्या कहेंगे? इंसर्शन ऑपरेटर कहेंगे। और इस इंसर्शन ऑपरेटर के बाद यहां आपको वो डेटा देना होता है जिसे आपको प्रिंट करना है। ओके, क्या प्रिंट करना है हमें अभी? हेलो। तो हम डबल कोट में लिखेंगे हेलो, दिस विल प्रिंट हेलो। इफ आई वांट टू प्रिंट वर्ल्ड, आई विल से सी आउट, डबल कोट में वर्ल्ड। अब मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू देनी है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देनी है। ओके, तो एक वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट्स से इंट एक्स इज इक्वल टू 5। इंट एक्स इज इक्वल टू 5, आई वांट टू प्रिंट एक्स। अब अगर वेरिएबल आपको प्रिंट करना है तो आपको सिर्फ इंसर्शन के बाद नेम ऑफ द वेरिएबल ही मेंशन करना है। नेम ऑफ वेरिएबल कभी डबल कोट में नहीं जाएगा। अगर नेम ऑफ वेरिएबल डबल कोट में गया तो वो क्या हो जाएगा? वो स्ट्रिंग होगा, वो एक सिंपल सा मैसेज होगा, और फिर एक्स कंसोल पे प्रिंट होता हुआ दिखेगा। हमें एक्स प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या प्रिंट करना है? एक्स की वैल्यू। इसलिए वेरिएबल हमें डबल कोट में मेंशन नहीं करना है। ओके, सो सी आउट एक्स, दिस विल प्रिंट 5। ओके, एंड जस्ट फॉर आवर क्लैरिटी मैं लिख रहा हूं सी आउट डबल कोट में एक्स। ये क्या प्रिंट करेगा? ये एक्स प्रिंट करेगा। ओके, ये सारे सी आउट के आउटपुट यहां लिख लेते हैं। दिस विल प्रिंट हेलो ऑन कंसोल, दिस विल प्रिंट वर्ल्ड ऑन कंसोल, this will print 5 on console and this will print x on console। तो अभी हमने क्या किया? सी आउट यूज करके सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट की, राइट? हम मल्टीपल वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हैं। मतलब मैंने हेलो प्रिंट किया, मैंने वर्ल्ड प्रिंट किया, बोथ आर मान लो डिफरेंट एंटिटीज। अब ये दोनों एंटिटीज एक ही सी आउट के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। बस रूल एक सिंपल सा फॉलो क्या करना है, हर दो एंटिटी के बीच में कौन चाहिए? कौन चाहिए? नहीं, नहीं, चलो हो गया, ऑप्शन खत्म हो गए। तो हमें चाहिए, देखो सी आउट, पहले हेलो प्रिंट कर देते हैं, ये होगा हेलो। ओके, और दूसरी वाली एंटिटी भी प्रिंट ही करनी है, तो फिर से एक बार चाहिए इंसर्शन ऑपरेटर। ये इंसर्शन ऑपरेटर है जो आपके कंटेंट को कंसोल पे भेजने का काम करता है। तो हमें ये कंटेंट कंसोल पे भेजना था तो हमने इंसर्शन यूज किया। अब मुझे दूसरा कंटेंट कंसोल पे भेजना है, मैं फिर से इंसर्शन यूज करूंगा। अब मुझे तीसरा कंटेंट कंसोल पे भेजना है एक्स, क्या करना पड़ेगा? फिर वही है इंसर्शन एंड एक्स। अब ये जो है ये आपको क्या आउटपुट देगा? ये आपको आउटपुट देगा हेलो वर्ल्ड 5। ओके, तो आप
मल्टीपल एंटिटीज एक ही सी आउट यूज करके प्रिंट कर सकते हो, बस हर दो एंटिटी के बीच में कौन चाहिए, इंसर्शन ऑपरेटर चाहिए, कॉमा सेपरेटेड प्लस यूज करके हम यहाँ सी प्लस प्लस में आउटपुट मेंशन नहीं कर सकते, समझ रहे हो, ठीक है। एवरी टू एंटिटीज शुड बी सेपरेटेड बाय इंसर्शन ऑपरेटर और यू कैन से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप एक ही सी आउट को यूज करके मल्टीपल एंटिटीज प्रिंट कर देते हो, मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल नहीं, यहाँ एक ही है, हेलो है, वर्ल्ड है, एक्स है, एक्स है, या एक ही एंटिटी है। नीचे वाले में आपने तीन एंटिटीज प्रिंट की यूजिंग तीन इंसर्शन ऑपरेटर्स, इसे कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कैस्केडिंग ऑफ आउटपुट ऑपरेटर। ओके, कैस्केडिंग ऑफ आउटपुट, ये सी आउट आउटपुट कर रहा है ना, और यू कैन से कैस्केडिंग ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर, ये इंसर्शन ऑपरेटर है ना, तो आप कह सकते हो इसको कैस्केडिंग ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर। समझ गए हो सी आउट किस तरह से यूज होगा, क्लियर हुआ, ठीक है। क्या यूज करना है हमें, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करना है, और जब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर सी आउट के साथ यूज होगा हम उसको क्या कहेंगे, यस, हम उसको कहेंगे इंसर्शन ऑपरेटर। ओके, जब सी आउट यूज करके एक ही एंटिटी प्रिंट करोगे, ओके, दैट इज नॉर्मल सी आउट। जब आप मल्टीपल एंटिटीज प्रिंट करोगे, एवरी टू एंटिटीज शुड बी सेपरेटेड बाय इंसर्शन ऑपरेटर, और उस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, कैस्केडिंग ऑफ आउटपुट। यस, ठीक है, चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा, लिखो ऑनलाइन वाले लियार बाबा नो, हाउ टू यूज सी आउट, ऐसा टाइटल लिखो। कल हमने थोड़ी बहुत नोट लिखी थी, उसके नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू यूज सी आउट, हाउ टू यूज सी आउट। बर अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो मैं आपको पहले बता दूं, वी नीड मिनिमम 400 पेजेस नोटबुक, 100 पेजेस 200 पेजेस मध्ये होणार नाही, तो फिर बहुत सारी नोटबुक्स बनेंगी आपकी, सबको संभालना पड़ेगा अप टू प्लेसमेंट, तो बेटर रहेगा 400 पेजेस की एक ही ले लो, वो भी कम पड़ेगी, उसके बाद फिर से एक बार हमें 400 पेजेस की ज़रूरत होगी, बट उसमें फिर डीएस कंटिन्यू होगा। ओके, तो 400 पेजेस ले लो, कम से कम उतनी तो चाहिए हमें सी प्लस प्लस के लिए। ओके, 100 पेजेस तर क्लास ऑब्जेक्टच्या पहिलेच संपून जाईल तुमची। ओके, लिखो हाउ टू यूज सी आउट, लिहिला, लिहा तिथं खाली, वी यूज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर विथ सी आउट, वी यूज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, bitwise left shift operator with cout to print the content on console, to print content on console, to print content on console. When we use left shift with cout, when we use left shift with cout, we call it insertion operator, we call it insertion operator। आगे, simple messages are mentioned as a string, simple messages are mentioned as a string, hence we mention them in double quote with cout, hence we mention them with double quote, we mention them in double quote with cout, we mention them in double quote with cout।
to print values of variables, do not mention them in double quotes. Simply mention name of variable. Simply mention name of variable. फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल लिख लो, इंट मेन में लिखना है. ओके, काय लिहायचंय तुम्हाला सांगतो एकदा, बघा रे बाबा. इंट मेन, यहाँ एंड में चाहिए रिटर्न 0 और ऊपर 2 स्टेटमेंट्स लिख लेना, हैश इंक्लूड iostream .h नहीं चाहिए, और फिर होगा यूजिंग नेम स्पेस std. ये पूरा एग्जांपल लिख लो, हैश इंक्लूड से नीचे क्लोजिंग ब्रैकेट तक. हो गया. साथ में हर सी आउट का आउटपुट भी लिख लेना. अब प्रोग्राम के राइट साइड में एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखो, कैस्केडिंग वाला. लिखो, व्हेन वी यूज, प्रोग्राम के राइट में एक स्टेटमेंट लिखो, बाद में प्रोग्राम कंप्लीट कर लो. लिखो, व्हेन वी प्रिंट मल्टीपल एंटिटीज यूजिंग वन सी आउट, when we print multiple entities using one cout, we call it cascading of output operators. We call it cascading of output operators. हो गया, ठीक है. ओके, अब एक सिंपल सा सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना है. क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि व्हाई लेफ्ट शिफ्ट इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर. ओके, अब इसे इंसर्शन क्यों कहा जाता है ये जरा समझते हैं. प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, देखो, सी इन के साथ राइट शिफ्ट यूज होता है और सी आउट के साथ लेफ्ट शिफ्ट यूज होता है. बट सी आउट के साथ ये जो लेफ्ट शिफ्ट है इसे कहा जाता है इंसर्शन, और सी इन के साथ ये जो राइट शिफ्ट है इसे कहा जाता है एक्सट्रैक्शन. बट हम यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं. वी यूजुअली गो विथ व्हाट, इन के साथ इंसर्शन होना चाहिए, सी इन के साथ भी से इंसर्शन, बट ये एग्जैक्टली अपोजिट है. ये याद रखना, इन के साथ इंसर्शन नहीं होता, इन के साथ कौन है, एक्सट्रैक्शन है. तो फिर दूसरा याद रखने की जरूरत नहीं है, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सी आउट के साथ क्या रहेगा, इंसर्शन रहेगा.
राइट, बट रट्टा मारने से बेटर है कि ऐसा क्यों है ये समझो। ओके, इसके पीछे लॉजिक है, ऐसा ही नाम नहीं दिया हुआ है। ओके, अब लॉजिक क्या कहता है, तो लेट्स से this is your program, okay, some program.cpp, okay, और ये आपकी स्क्रीन है, लेट्स से, ओके, दिस इज योर स्क्रीन, जिसे हम कहेंगे कंसोल या फिर टर्मिनल या फिर आउटपुट वाली स्ट्रीम है, जहां पे आप अपना डेटा प्रिंट करना चाहते हो। प्रिंट करने की आउटपुट स्ट्रीम जो है वो हमेशा कंसोल हो ये ज़रूरी नहीं है, वो कभी कभी फाइल भी हो सकती है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ सी आउट वी गो विद सम अदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो समटाइम्स। ये जब हम फाइल हैंडलिंग देखेंगे तब सोचेंगे। ओके, आई थिंक लास्ट बट थर्ड चैप्टर होगा फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो प्रोग्राम डॉट सीपीपी में यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट लेट से हेलो, और जब ये रन होता है तो ये हेलो जो है यहाँ कंसोल पे आपको दिखाई देता है। बट बीच में होता क्या है समझो, बीच में रहता है एक आउटपुट बफर बीच में रहता है एक आउटपुट बफर। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय बफर? बफर का मतलब क्या होता है? एनीबडी ऑनलाइन वाले? अगर आपको पता है तो बस मैसेज कर दो। व्हाट डू यू मीन बाय बफर? ओके, सी, आसान भाषा में बफर का मतलब होता है गोडाउन। अभी पुराने स्टूडेंट का एक मैसेज आया, गोडाउन। क्या करते हैं हम गोडाउन में? मान लो एक मेन कंपनी है जो प्रोडक्शन कर रही है और उसके कस्टमर्स हैं। अब कंपनी से प्रोडक्शन निकलते ही सीधा कस्टमर के पास कभी नहीं जाता, पहले किधर जाएगा? गोडाउन में स्टोर होगा, और जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे वहाँ से बाहर निकाला जाएगा। राइट, वो जो गोडाउन होता है उसे कहते हैं बफर। वैसे हमारे मशीन में भी एक गोडाउन होता है। ओके, आपने शायद देखा होगा, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो प्ले कर रहे हो, ओके, तो नीचे एक वो प्ले वाला बार रहता है, पता है ना, जहाँ पे वो एक सर्कल जो है वो आगे बढ़ रहा होता है कि हमने कितना मूवी देखा। राइट, या फिर नेटफ्लिक्स ले लो। ओके, अब वो जो राउंड रेड कलर का आगे जा रहा है उसके आगे एक व्हाइट कलर की लाइन भी होती है, बट वो पूरी नहीं होती, थोड़ी सी रहती है कि नहीं? व्हाट डज दैट मीन? वो व्हाइट कलर की लाइन क्या होती है? अगर आपने इस पे ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा, अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो भी वीडियो चलता रहता है। कब तक? व्हाइट लाइन तक वीडियो चलता रहता है। अब इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ फिर भी कैसे चल रहा है? तो उसने क्या किया है, आप जहां पे प्ले कर रहे हो उसके आगे का वीडियो पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब आप देख तो नहीं रहे, बट वो डाउनलोडेड है, फिर कहां पे स्टोर हुआ? तो वो बफर में स्टोर होता है। वो कहां पे स्टोर होता है? बफर में। ओके, कैश मेमोरीज रहती है, कैश मेमोरी में जाएगा, बफर में जाएगा, जो भी स्टोरेज उसके लिए अवेलेबल करके दिया हुआ है, एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, तो वो वहां पे स्टोर्ड रहेगा। अब जब इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा तो जितना डेटा अवेलेबल है वो आपको दिखा देगा। वंस यू रीच टू दैट वाइट एंड, फिर बात खत्म हुई, क्योंकि उसके आगे डेटा डाउनलोडेड नहीं है। वो होता है बफर। ऐसा ही बफर एक अपने प्रोग्राम के पास भी होता है। ओके, अभी हम काम कर रहे हैं आउटपुट बफर के साथ, ऐसा एक बफर इनपुट के साथ भी होता है। तो ये बफर में होता क्या है, जब आप सी आउट हेलो करते हो तो आपका ये जो ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट, ये आउटपुट बफर में आपका कंटेंट इंसर्ट कर देता है। ये जो आउटपुट वाला बफर है, इस आउटपुट बफर में आपको जो कुछ भी प्रिंट करना है वो क्या कर देता है? इंसर्ट कर देता है। और फिर आउटपुट बफर से आपकी ओएस निकाल के वहां कंसोल पे प्रिंट करके दे देती है। ठीक है, तो सी आउट का काम है कहां तक? उस आउटपुट वाले बफर तक। ठीक है, तो आउटपुट वाले बफर में आपका कंटेंट इंसर्ट करने का काम हो रहा है, इसलिए लेफ्ट शिफ्ट को क्या कहा जाता है?
इंसर्शन ऑपरेटर कहा जाता है, बिकॉज इट इंसर्ट्स डेटा इन द आउटपुट बफर। और बफर वाला कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ गए हो, ये एक गोडाउन की तरह काम करता है, हर किसी के साथ होता है। और ये एक एग्जाम्पल है जो आप हर रोज फेस करते हो, ठीक है। तो वहां पीछे बफर काम कर रहा होता है, वही बफर यहां पर भी काम कर रहा है। तो वाई इंसर्शन क्लियर हुआ, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, लिखो वाई लेफ्ट शिफ्ट is called insertion operator. लिखो उसके नीचे, when we try to print some data using cout, when we try to print some data using cout, left shift operator inserts your content in output buffer. काय लिहिलं आपण, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर inserts your content in output buffer, then that content will be sent to console. Then that content will be sent to console. As left shift inserts data in buffer, as left shift inserts data in buffer, comma, we call it insertion operator. We call it insertion operator. और ये एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लो, program.cpp आउटपुट बफर से फिर कंसोल पे जाएगा। डायग्राम तिथे ड्रॉ करून ठेवा फॉर युअर रेफरन्स। हो गया, ठीक है, ओके। अब यही सेम चीजें किसके साथ होंगी, सीन के साथ होगी। तो अब सारा समझते हैं हाउ टू यूज सी इन। यूजर से इनपुट हमें कैसे लेना है यूजिंग सी इन, ठीक है। बस देखते रहो, करना कुछ नहीं है, बस देखते रहो, ओके। फिर हम देखेंगे प्रोग्राम में, डेव सीपीपी में प्रोग्राम भी करने कैसे हैं, ठीक है। तो लेट्स गो विथ सी इन। अब सबसे पहले समझो व्हाट इज सी इन। सी इन सी आउट दोनों के टाइप सेम ही है। सी आउट जो है वो ऑब्जेक्ट है, सी इन भी ऑब्जेक्ट है, बस दोनों के डेटा टाइप्स अलग है। सी आउट जो है वो कौन से डेटा टाइप वाला ऑब्जेक्ट है, ओ स्ट्रीम, यस ओ स्ट्रीम, राइट। और सी इन जो है ये ऑब्जेक्ट है आई स्ट्रीम क्लास का। ओ स्ट्रीम आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम वाला सी आउट है, आई स्ट्रीम वाला सी इन है, ओके, ठीक है। व्हाट डू वी डू यूजिंग सी इन, क्या करते हैं सी इन यूज करके, वी स्कैन डेटा फ्रॉम यूजर यूजिंग सी इन, ओके। अब ये करने के लिए सी इन के साथ भी एक ऑपरेटर यूज होता है, जैसे सी आउट के साथ लेफ्ट शिफ्ट है, वैसे सी इन के साथ क्या यूज होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज होता है।
अब इसका बेसिक मीनिंग है बिटवाइज राइट शिफ्ट, बट सीन के साथ जब यूज होगा हम उसे क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहेंगे। तो वहां वो शिफ्टिंग नहीं कर रहा, वहां वो यूजर से डेटा स्कैन करने का काम कर रहा है। ये हुआ क्यों, क्योंकि C++ ने ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड करके रखा हुआ है, एंड आफ्टर ओवरलोडिंग हमने उस ऑपरेटर का नाम क्या रखा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, एक्सट्रैक्शन मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब नाम में तो उसके सीन है, बट फिर भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। फिर से वही है, इनपुट वाले बफर से कुछ तो रिलेटेड है, बट वो चलो एंड में देखेंगे। अभी समझते हैं हाउ टू यूज Cin। ओके, अब देखो Cin जो है वो यूजर से डेटा स्कैन कर रहा है। ओके, यूजर से डेटा स्कैन कर रहा है, और यूजुअली स्कैन किया हुआ डेटा हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, बराबर है। स्कैन करके डेटा वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं। दैट इज वाई सीन के साथ हम सिर्फ वेरिएबल्स ही मेंशन कर सकते हैं। सी आउट के साथ बहुत कुछ मेंशन हो जाता है, राइट। आप वेरिएबल का नाम मेंशन कर सकते हो, आप कोई मैसेज दे सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हो, कोई एक्सप्रेशन दे सकते हो। सी आउट के साथ ये सारी चीजें देखो पॉसिबल है। यू कैन से सी आउट हेलो, possible. You can say cout A, that is possible. You can say cout 10 direct value, that is also possible. You can say cout 5.6 A, दोनों वैल्यूज ही हमने प्रिंट की है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप सी आउट के साथ ये भी कर सकते हो, सी आउट A + B - 2। तो फिर ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और उसका रिजल्ट आपका सी आउट आपको प्रिंट करके दे देगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आप सी आउट के साथ लिख सकते हो, जैसे कि कोई फंक्शन कॉल सी आउट माई फन, पॉसिबल है। ओके, क्योंकि सी आउट क्या कर रहा है, डेटा प्रिंट कर रहा है। अब डेटा किसी भी फॉर्मेट में अवेलेबल हो सकता है, डायरेक्ट डेटा अवेलेबल हो सकता है, वेरिएबल थ्रू अवेलेबल हो सकता है, एक्सप्रेशन थ्रू अवेलेबल हो सकता है, कैसे भी। बट व्हेन इट कम्स टू स्कैन द डेटा, तो आया हुआ डेटा कंपलसरी वेरिएबल में ही स्टोर होता है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वी डोंट हैव अदर ऑप्शन। समझ रहे हो, ठीक है। दैट इज वाई सीन के साथ सिर्फ वेरिएबल्स ही मेंशन करने होते हैं, ठीक है। अब स्कैनएफ और सीन, इसमें एक मेजर डिफरेंस है। आई होप यू गाइज आर फैमिलियर विद स्कैनएफ। चलो मान लो मेरे पास एक इंट ए है, तो स्कैनएफ यूज करके ए की वैल्यू कैसे स्कैन करोगे, पहले अप टू सेमीकोलन, सुनो, स्कैनएफ वाला स्टेटमेंट अप टू सेमीकोलन पहले डिसाइड कर लो, फिर बोलो। हमें कोई जल्दी है नहीं, हमारे पास 2.5 महीने का टाइम है, तो पहले अपना आंसर डिसाइड करो फिर बोलो। समझ रहे हो नहीं, इंटरव्यूज में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पे आपका पहला आंसर ही लास्ट आंसर होता है, यू डोंट हैव सेकंड चांस। सामने वाला बताता नहीं है सही है कि गलत है, बस कहता है ओके डन। फिर कौन बताता है सही है कि गलत है, दूसरे दिन प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बताता है। व्हेन यू कम टू नो कि नहीं हुआ, तब पता चलता है कुछ तो गलत हुआ। तो 30 सेकंड्स का टाइम लेने की आदत रखो, सामने वाला वेट करेगा, डोंट वरी। अपना आंसर रेडी करो फिर बोलो। आंसर कहाँ तक रेडी होना चाहिए, हमेशा फुल स्टॉप तक। वो कुछ आंसर ऐसे होते हैं, बताओ स्कैनएफ कैसे होगा, स्कॅनएफ डबल कोट %d हो गया, पुढचं घे तू समजून। %d पर्यंत पोचलो म्हणजे भरपूर झालं। अपना आंसर एंड तक चाहिए, स्कैनएफ डबल कोट में %d डबल कोट कंप्लीट कॉमा, उसके बाद जो है वो आपको पता होना चाहिए, एंड ए। ओके, सो व्हाट इज दैट एंड ए, एड्रेस ऑफ ए, राइट। ये एड्रेस वाला जो फंडा है, दैट इज द नाइटमेयर फॉर फ्रेशर्स। पॉइंटर्स, स्टार जहां पिक्चर में आते हैं, स्टार्स दिखना शुरू हो जाता है। बट कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, अगर आप पहले पॉइंटर के 2 लेक्चर्स देखोगे आप समझ जाओगे। तुक्के लगाने नहीं होते, यू गाइज यूजुअली गो विथ गेस। 1 स्टार से हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर 2 लगाओ, 2 स्टार से हुआ, नहीं हो रहा, फिर 3 लगाओ।
3 से भी नहीं हो रहा, फिर किसी को पूछ लो, बट गेस करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एड्रेस वाली कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस मेमोरी पे फोकस होना चाहिए अपना। तो स्कैन एफ उसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम याद रखते हैं कि भाई स्कैन एफ है मतलब जो वेरिएबल आएगा उसको एंड लगाना है, बट ये ज़रूरी नहीं होता। स्कैन एफ की रिक्वायरमेंट है जिस वेरिएबल के लिए डेटा स्कैन करना है उसका एड्रेस चाहिए, उस वेरिएबल का एड्रेस मिलने के कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से एक ऑप्शन है एंड ए। यू कैन हैव अदर ऑप्शंस आल्सो इफ यू हैव पॉइंटर्स फॉर दैट वेरिएबल, फिर एंड की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास पॉइंटर है, डायरेक्ट पॉइंटर से एड्रेस मिल जाते हैं, और उसके लिए फिर हमें पता होना चाहिए एड्रेस पॉइंटर काम कैसे कर रहे हैं। बट इसकी वजह से स्कैन एफ थोड़ा यूज करने के लिए डिफिकल्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये चीज जो है डिफिकल्टी, ये स्टाउस्टर भाई साहब ने भी समझ ली कि हाँ एड्रेस के साथ काम करना बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट है, तो सीन से क्या कर दिया, एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। अब अगर आपको डेटा स्कैन करना है तो सीन में आपको सिंपली सिर्फ वेरिएबल का नाम मेंशन करना है। जैसे कि अगर मुझे ए स्कैन करना रहा यूजिंग सी इन, तो मुझे बस लिखना है सी इन ए, हो गया। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एड्रेसेस। एड्रेसेस के बारे में बात करने की या फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आपको कोई और वेरिएबल, लेट्स से आई वांट टू स्कैन फ्लोट एफ, ओके, आई वांट टू स्कैन फ्लोट एफ, तो मैं लिखूंगा सी इन एफ, हो गया। इफ आई वांट टू स्कैन कैरेक्टर कैर सी एच, देन आई विल से सी इन सी एच, हो गया। कहीं कोई एड्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तीनों वेरिएबल एक साथ स्कैन करने हैं तो भी आप कर सकते हो। यू कैन गो विथ सी इन, ए स्कैन किया, एफ स्कैन किया, सी एच स्कैन किया, और फिर इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, सी आउट वैल्यूज आर, क्या होगा फिर, ए स्पेस दे दो एफ स्पेस दे दो सी एच, और हो गया। सी आउट क्यों लिखा, ताकि आप ये समझो कि सी आउट में आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, डबल कोट वाली स्ट्रिंग्स डाल सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे मैसेज दे सकते हो। सी इन में मैसेजेस देने की जरूरत नहीं है। सी इन क्या कर रहा है, यूजर से ले रहा है, तो जब यूजर से वो ले रहा है उसे दिखाना कुछ नहीं यूजर को, यूजर से बस लेना है, तो फॉर्मेटिंग की जरूरत सी इन में नहीं है। फॉर्मेटिंग मतलब मेकअप होता है कि आप कैसे दिखाओगे यूजर को अपना आउटपुट, तो वो मेकअप करने का काम किधर करेंगे, सी आउट में करेंगे, क्योंकि सी आउट आउटपुट दिखा रहा है यूजर को, तो वो सही तरीके से प्रिंट करने के लिए जो कुछ करना है वो सी आउट में करोगे। बाकी सीन क्या कर रहा है, ले रहा है ना यूजर से, तो कोई फॉर्मेटिंग नहीं। सीन में सिंपली वेरिएबल्स मेंशन करने हैं, वो वेरिएबल की वैल्यू स्कैन करेगा, बात खत्म हुई। ओके, कहीं कोई एड्रेस के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू थिंक अबाउट एड्रेस, सिंपली मेंशन वैल्यू नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, राइट। तो जब आप मल्टीपल वेरिएबल मेंशन करोगे सी इन में, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक ही वेरिएबल दिया, ओके दैट इज नॉर्मल सी इन, बट व्हेन यू स्कैन मल्टीपल वेरिएबल्स यूजिंग वन सी इन, कैस्केडिंग ऑफ इनपुट ऑपरेटर, यस वी कॉल इट कैस्केडिंग ऑफ इनपुट ऑपरेटर। क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। एक मिनट बस सोचो, स्कैनएफ सोचने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि हाउ डज इट वर्क। कभी कभी स्पेसिफिकली सी या फिर C++ में प्रोग्राम करने के लिए कहा जाता है, अगर आप उसके साथ फैमिलियर हो, दिख रहा है आपके सर्टिफिकेट पे, तो आपको CCPP में प्रोग्राम करने के लिए बोला जा सकता है। चला, ऑनलाइन वाले कड़ा लेकर बाबा, चलो लिख लेते हैं, लिखो टाइटल, लिखो ऊपर इनपुट इन CPP, इनपुट इन CPP, ब्रैकेट में लिखना सी इन, ब्रैकेट में लिखना सी इन, लिखो वी यूज सी इन to scan data from user, we use the cin to scan data from user in CPP,
Cin is an object. Cin is an object. Cin is an object of class I stream. Of class I stream. Of class I stream. Next, we use overloaded bitwise write shift with Cin to scan data. With Cin to scan data. Write shift operator is called extraction operator or get from operator. Right shift operator is called extraction operator or get from operator when used with Cin. When used with Cin. When used with Cin. When used with Cin. हो गया? फॉर एग्जाम्पल ये सब मेन फंक्शन में लिख लो. लिहून टाका हे. हेडर फाइल वगैरह वो तो चाहिए बेटा, वो आप सबको पता है. हैश इंक्लूड वगैरह ते तर पाहिजेच, बट चलो ठीक है. आगे जब हम देखेंगे हाउ टू राइट प्रोग्राम इन CPP तब ये चीज़ें फिर से एक बार क्लियर हो जाएंगी. डोंट वरी. स्लॅश एनचा प्रॉब्लेम, बर त्याचा विचार करू बाळा आपण नंतर. बट अभी आप ट्राई करके देखो, आप समझ जाओगे. नहीं आएगा बट आप ट्राई करके देखो. वो जब हम स्ट्रिंग शुरू करेंगे तब उसमें वो डिस्कस करेंगे. चलो ये हो गया, ठीक है. ओके, अब Cin के साथ जो राइट शिफ्ट है उसे हम कह रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. अब इसे एक्सट्रैक्शन क्यों कहते हैं वो जरा समझते. प्रोग्राम के राइट साइड में एक स्टेटमेंट लिखो, कैस्केडिंग वाला लिखो. व्हेन वी स्कैन मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग वन Cin. व्हेन वी स्कैन मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग वन Cin. When we scan multiple values using one Cin, we call it cascading of input operator. We call it cascading of input operator. Cascading of input operator. हो गया, ठीक है. अब इसको एक्सट्रैक्शन क्यों कहते हैं ये जरा समझो. सी, इनपुट जो है वो हम कीबोर्ड से देंगे, राइट. सो लेट्स से दिस इज आवर कीबोर्ड और ये इनपुट कहाँ जाने वाला है. ये इनपुट जाएगा अपने प्रोग्राम में, ठीक है. ये जाएगा अपने प्रोग्राम में. दिस इज प्रोग्राम डॉट CPP, ठीक है. अब अपने प्रोग्राम में है, लेट्स से यहाँ पे AFCH है, ठीक है. तो हमने लिया A, एक F है और एक CH है. A को मिलेंगे 4 बाइट्स, F को मिलेंगे 4 बाइट्स, CH को मिलेगा 1 बाइट. डन.
अब कीबोर्ड से आप इनपुट दोगे, राइट। अब ये जो इनपुट है कीबोर्ड से डायरेक्टली आपके प्रोग्राम में नहीं जाता, इन दोनों के बीच में फिर से एक बार कौन आएगा, एक इनपुट बफर आएगा। थोड़ी देर पहले जो था वो आउटपुट वाला बफर था, दैट इज अनदर मेमोरी। अब आएगा इनपुट वाला बफर, दैट इज डिफरेंट मेमोरी। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो यहां बीच में होगा एक इनपुट बफर, दिस इज इनपुट बफर। ओके, अब जब भी आप इनपुट दोगे वो इनपुट पहले इधर पहुंचेगा इनपुट बफर में, ओके। और आपका सी इन जो है वो ये इनपुट वाली बफर से क्या करेगा, निकाल लेगा। निकाल लेगा मतलब क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। इसलिए राइट शिफ्ट जो सीन के साथ यूज हो रहा है हम उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं, बिकॉज इट एक्सट्रैक्ट्स योर इनपुट फ्रॉम इनपुट बफर एंड सेंड्स इट टू द प्रोग्राम। डन, ठीक है। चलो एक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, लिखो राइट शिफ्ट ऑपरेटर, it's called insertion operator because right shift operator, it's called insertion operator because it extracts users input from, because it extracts users input from input buffer, it extracts users input from input buffer। हो गया, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्यों कहते हैं, समझ गए कि नहीं, देखो। और ये एक डायग्राम वहां पे ड्रॉ करके रखो। कीबोर्ड से इनपुट जाएगा इनपुट बफर में, इनपुट बफर से सीन एक्सट्रैक्ट करेगा यूजिंग राइट शिफ्ट ऑपरेटर। हो गया, ओके। तो सीन सी आउट कैसे यूज करने हैं ये बात समझ गए हो। अब कुछ प्रोग्राम्स करके देखते हैं। ऑनलाईन वाले डेव C++ विजिबल झालं का बघा। ओके, एवरीबडी फैमिलियर विद डेव CPP और यू डोंट यूज इट, ठीक है। आज एक वीडियो अपलोड हो जाएगा हाउ टू यूज डेव CPP, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, बट उसको डाउनलोड कहाँ से करना है, इंस्टॉल कहाँ से करना है, उसका एक वीडियो जो है वो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर भी आपको बता दूँ, सी गो टू गूगल, ओके, एंड राइट हियर डेव C++ डाउनलोड, ओके, गूगल पे। और क्लिक करके जो पहला ऑप्शन आएगा, देखो फर्स्ट वन क्या है, सोर्स फोर्ज। तो सोर्स फोर्ज वाला वर्जन ही डाउनलोड कर लेना है। आप इस पर क्लिक करोगे, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ एक डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करो, डाउनलोड यहाँ पे शुरू होगा, आपको दिखाई देगा। 49 MB के आसपास का सेटअप रहेगा, ओके। और हमें कंपलसरी डेव CPP ही चाहिए, दूसरा कोई भी एडिटर यूज़ नहीं करना है। आप लोगों में एक बहुत फेमस एडिटर VS कोड, वो हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए ये भी बताता हूँ।
विजुअल स्टूडियो आपको बहुत सारी हेल्प करता है व्हाइल राइटिंग प्रोग्राम। तो एरर्स जो है वो हम सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि कौन एरर सॉल्व कर रहा है? विजुअल स्टूडियो एरर सॉल्व कर रहा है। और प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब होता है एरर्स समझना। एरर्स निकालना मतलब प्रोग्रामिंग समझना नहीं है। आपका अप्रोच यूजुअली कैसा रहता है कि प्रोग्राम रन होना चाहिए, कुछ तो एरर आई, फिर मैंने पता नहीं क्या किया लेकिन रन हो गया। नहीं, ये जो पता नहीं है ये आपको रोक रहा है प्रोग्रामर बनने से। तो प्रोग्रामिंग सीखने का ये बेस्ट तरीका होता है सॉल्व एरर्स ऑन योर ओन। और वो एरर भी पता कब चलनी चाहिए? जब आप कंपाइल करोगे या फिर जब आप रन करोगे, तब आपको वो एरर पता चलनी चाहिए, उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे। विजुअल स्टूडियो में क्या हो रहा है, जैसे आपने टाइप किया एरर आ रही है तो इमीडिएटली नीचे एक रेड लाइन दिखाएगा, फिर रेड लाइन के लेफ्ट में एक येलो वाला डॉट भी दिखाएगा जो सजेशन होता है कि अगर इसको करेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। फिर आपको उस पर क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है एरर सॉल्व। हमने कुछ सोचा नहीं, हमने बस एक ही सोचा, क्या? येलो डॉट पे क्लिक करो, फर्स्ट ऑप्शन चूज करो, एरर सॉल्व हो गई। हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है एरर कौन सी है, बट मोस्टली जो एरर्स आपसे सॉल्व होना एक्सपेक्टेड है वो विजुअल स्टूडियो सॉल्व कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये ना करो और आपकी एरर आप खुद सॉल्व करो, इसलिए VS कोड हमें यूज नहीं करना है। एडमिशन लेने से पहले ही आपको बता दूं, कंपलसरी डेव CPP ही यूज करना है। डेव CPP भी आपको सजेस्ट करता है लेकिन इतना नहीं जितना VS कोड। उधर रेड लाइन वगैरह कुछ नहीं आती, डॉट देने के बाद 2-4 ऑप्शंस दिखाता है, इसमें से एक चूज कर लो, वो भी सही है गलत है पता नहीं। तो डेव CPP का इंटेलिजेंस इतना एडवांस नहीं है जितना VS कोड का है। VS कोड इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर CPP, ओके, बट हमें उसे अभी यूज नहीं करना है। जब तक आप पूरा CPP मेरे यहाँ पे कंप्लीट करके आगे नहीं बढ़ते, जब तक आप पूरा DS अप टू एंड कंप्लीट नहीं करते, तब तक हम VS कोड में एंटर नहीं करते। फिर हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो हम पूरा VS कोड में रन करते हैं, क्योंकि वहाँ हमें टाइम नहीं होता सिंटैक्टिकल एरर सॉल्व करने के लिए। और तब तक हमारे सिंटैक्स स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप समझ जाते हो कि ये करने से क्या होगा। अभी नहीं समझ रहे हो ना, अभी हमें क्या करना है, OOP को सिंटैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है, तो हमें VS कोड नहीं चाहिए। ओके, क्लियर हुआ? तो अगर आप यहाँ एडमिशन ले रहे हो, आपको कंपलसरी डेव CPP ही यूज करना है। अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हो तो उस पर आपको Xcode यूज करना होगा, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है मैकबुक लेने की तो नहीं लेना है, याद रखना। नो मैटर कि आपके पापा कौन है, हमें मैकबुक नहीं चाहिए, कंप्लीटली यूजलेस है आपका इंजीनियरिंग खत्म होने तक। डन? तो पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए। ओके, चीज़ें आसान रहेगी, ठीक है। ओके, तो ये डाउनलोड कर लोगे। प्रैक्टिकल में हमारे पास डेव CPP होना चाहिए। अगर आप VS कोड पे जा रहे हो तो आपकी एब्सेंटी मार्क हो जाती है प्रॅक्टिकल को, ठीक आहे। त्यापेक्षा जास्त मी काय नाही करू शकत। एब्सेंटी मार्क करणे, सर्टिफिकेट कॅन्सल करणे, ह्याच्या पलीकडे मी काय नाही करू शकत, समझ रहे हो कि नहीं? बट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, तो VS कोड से दूर रहो। ओके, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो इंस्टॉल करने के बाद देखो इस तरह से एक सिंबल आपको दिखाई देगा। इंस्टॉलेशन वाली प्रोसेस बहुत सिंपल है। डाउनलोड करो, डबल क्लिक करो, इंस्टॉलेशन शुरू होगा। इंस्टॉलेशन में 2 ही ऑप्शन होते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बीच में कहीं पे आई एग्री वाला एक ऑप्शन आएगा, आई एग्री ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। पढ़ने हो तो आप पढ़ भी सकते हो, आपके पास टाइम होगा तो, नहीं तो आई एग्री करो। फिर से एक बार गया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा और नीचे एक फिनिश वाला ऑप्शन आएगा, फिनिश पे क्लिक कर दो, आपका डेव CPP इंस्टॉल हो जाएगा। एकदम सोपा आहे। इंस्टॉलेशन आपल्याला जमलंच पाहिजे, वी बिलोंग टू कंप्यूटर साइंस, तो हमें इंस्टॉलेशन पता होना चाहिए। अब इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद ओके, ऐसा एक सिंबल आपको सामने दिखेगा, हमें इसको ओपन कर लेना है। ओके, लेट्स ओपन इट। हो गया, ठीक है। अब
ओपन किसको कर रहे हो ये भी समजणं जरुरी आहे. आता ह्यातलं व्हेरिएशन मी सांगत बसत नाही. आई होप की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती है. बऱ्याचदा मी बघितलंय इंस्टॉलेशन के बाद वो इंस्टॉलेशन का वो जो शॉर्टकट आता है उसे ओपन करना होता है. लेकिन आप लोग कहाँ पे जाते हो, आप जाते हो सी ड्राइव में, जहाँ डेव सीपीपी इंस्टॉल हुआ है उस प्रोग्राम फाइल्स के डायरेक्टरी में जाकर के वहाँ सीपीपी का एप्लीकेशन देखते हो, फिर उसे डबल क्लिक करते हो और फिर वो रीइंस्टॉलेशन शुरू कर देता है. आपल्याला काय पाहिजे, एक डेस्कटॉप पे आइकॉन क्रिएट हो जाता है शॉर्टकट वाला, उसको ओपन करना है. ठीक है, कन्फ्यूजन झालं तर वीडियो बघून घ्या. राइट, डेव सीपीपी का अलग से एक वीडियो बना के रखा हुआ है मैंने, सब कुछ ज़रूरी है. ठीक है, तो ओपन करने के बाद ये वाली एक विंडो सामने आ जाएगी. अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है. ठीक है, न्यू फाइल जो है आपको देखो फाइल मेन्यू से मिल जाएगी. यहाँ दिख रहा है ना सबको फाइल मेन्यू, और यहाँ एक न्यू वाला ऑप्शन है. तो यहाँ न्यू वाले ऑप्शन में देखो एक सोर्स फाइल है और एक प्रोजेक्ट है. डन. हमें किसके साथ जाना है, सोर्स फाइल. सीपीपी में प्रोजेक्ट हमें अभी नहीं करना है, बेसिकली हम करते ही नहीं है सीपीपी में प्रोजेक्ट. ओके, तो हमें चाहिए बस सोर्स फाइल. डन. जब आप इसको ओपन करोगे तो कई बार आपको ये भी पूछा जाएगा, डू यू वांट टू ऐड इट टू द प्रोजेक्ट. ऐसा एक पॉपअप सामने है. पॉपअप पता है ना सबको, यस नो कैंसिल वाले ऑप्शंस के साथ एक विंडो सामने आती है, छोटी सी विंडो, पूरी विंडो नहीं होती. पूरी विंडो होती है वी कॉल इट एडिटर और एक्सप्लोरर, और उसके बीच में छोटी छोटी विंडो जो सामने आती रहती है वी कॉल इट पॉपअप. तो हमें नहीं करना है प्रोजेक्ट में ऐड. समझ रहे हो नहीं. तो ये जो भी विंडो सामने आएगी उसे पढ़ने की भी आदत डालो. हम पढ़ते बस यस और नो है, फिर सोचते चलो यस करके देखते क्या होता है. अच्छा काम नहीं हुआ, फिर क्लोज करो, फिर से पॉपअप आएगा, अब नो करके देखो. बेटर है हम क्या करेंगे, उसमें जो मैसेज दिया हुआ है उसे पढ़ेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे यस करने की नो करना है. अगर कुछ नहीं समझ आया फिर अपना तरीका यूज करो, चलो यस करके देखते हैं, नहीं हुआ चलो नो करके देखेंगे. काहीच नाही झालं तर रिइन्स्टॉलेशन वाला भी ऑप्शन असतो एक. अगदीच बिघडलं काहीतरी, एक्सपेरिमेंट करून बघतोय आपण आणि बिघडलंय, आता काय ते परत होतं तसं येणं झालंय. कंट्रोल पैनल में जाओ, प्रोग्राम इंस्टॉल अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन में जाओ, डेव सीपीपी अनइंस्टॉल करो, रीइंस्टॉल करो, फिर जैसा था काम करना शुरू कर देगा. ओके ठीक है, बहुत आसान है. डन. तो न्यू फाइल ओपन करने के बाद ये एक न्यू फाइल सामने आ गई. अब प्रोग्राम हमें यहाँ पे लिख लेना है. प्रोग्राम लिखने के लिए पहले एक टेम्पलेट है जो फिक्स है, जो हमें लिखना ही है. ओके, क्या टेम्पलेट है, टेम्पलेट मतलब कुछ लाइन्स है जो आपको हमेशा लिखनी है. जैसी न्यू फाइल ओपन होगी ये हैश इंक्लूड वाले जो स्टेटमेंट्स है, आईओ स्ट्रीम, ओके, और फिर यूजिंग नेम स्पेस std, देन इंट मेन, रिटर्न 0. ठीक है, ये वाला टेम्पलेट आपको सबसे पहले लिख लेना है, चाहे प्रोग्राम कोई भी हो, क्लास ऑब्जेक्ट वाला हो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो, टेम्पलेट हो, एसटीएल हो, कुछ भी हो. ये वाला स्ट्रक्चर हमें पहले डिफाइन कर लेना है, बाकी प्रोग्राम बाद में. ओके, अब ये हो गया. अब ये अपना सीन सी आउट वाला प्रोग्राम जो है ट्राई करके देखते हैं. तो मैंने लिखा सी आउट, ओके, और यहाँ लिख लेते हैं हेलो, जैसा हमने डिसाइड किया था. पहले सी आउट के साथ काम करके देखेंगे, फिर सीन भी इसमें यूज कर लेंगे, एंड देन सी आउट एंड आई सेड वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड. बस हो गया, मेरा प्रोग्राम लिखना खत्म हो गया. ठीक है, अब इसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकते. प्रोग्राम में चेंजेस करने के बाद हमेशा हमें पहले उसको सेव करना है. ओके, अब सेव कहाँ पे करना है ये भी समझो. तो सेव करने के लिए आप यहाँ जाओगे फाइल में, और फाइल में यहाँ देखो Ctrl+S वाला सेव का ऑप्शन है. तो अगर आप यहाँ Ctrl+S करोगे, ओके, तो ये एक विंडो सामने ओपन हो गई. ठीक है, एक्सप्लोरर विंडो है. फिर से एक बार यहाँ वो आपको दिखा रहा है, पूरा आपका विंडोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहा है. राइट, ओके. तो कहाँ पे सेव करना है, वहाँ लिखा हुआ है सेव इन, और यहां से आपको चूज करना होता है कि भाई सेव करना कहाँ पे है. समझ रहे हो, अपने सिस्टम के साथ भी थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ. वैसे होते हो आप लोग, ये MSc IT में भी होता है आजकल, तो 5th 6th स्टैंडर्ड से ये सब कुछ पढ़ाया जाता है.
लेकिन अगर आपको नहीं पता हाउ टू डू इट तो आप किसी भी सीनियर से या फिर मैम से भी पूछ के ये सारी चीज़ें क्लियर करा सकते हो, ठीक है। डन। तो अभी चूज कर लेते हैं। चलो मैंने सी ड्राइव चूज किया क्योंकि मेरे पास एक ही ड्राइव है। मैं आपको बता दूं कि सी सीपीपी वाली ये जो प्रोग्राम्स है आपको कभी भी सी ड्राइव पे सेव नहीं करने हैं। अब मैंने यहाँ सारी परमिशंस दे के रखी हुई है। सी ड्राइव जो है वो सिस्टम ड्राइव होता है विंडोज़ वाला। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहती है, भाई मैं सी ड्राइव में काम कर रही हूँ तो यू शुड नॉट इंटरफेयर इन द सी ड्राइव अनलेस एंड अनटिल यू आर एडमिन। ओके, तो अगर आप प्रोग्राम यहाँ पे सेव करोगे तो आपके प्रोग्राम की .exe बनने में कई बार यहाँ प्रॉब्लम आता है। .exe अगर नहीं बनी तो आपका प्रोग्राम रन नहीं हो सकता, राइट। और फिर हमें ये समझ में नहीं आता कि ये किसकी वजह से हो रहा है। सो टू अवॉइड दिस अननेसेसरी एरर्स, ऐसे एरर्स की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। हम अपने प्रोग्राम कहाँ पे सेव करेंगे, अदर देन सी ड्राइव, DEF। अगर नहीं है पार्टीशन करके ड्राइव बना लो। छोटा सा 50 GB का ड्राइव होगा तो भी हमें काफ़ी है डेव C++ के लिए, ठीक है। इतनी मेमोरी उसको ज़रूरी है नहीं। बट अभी मेरे पास एक ही ड्राइव है और अगर आपके पास भी एक ही ड्राइव होगा तो फिर कर लो, राइट। डन। तो अब यहाँ पे काम कर लेते हैं, अपना एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। फोल्डर बनाने के लिए यहाँ एक आइकन है, देखो क्रिएट न्यू फोल्डर, क्लिक करो, एक न्यू फोल्डर आया। यहाँ पे नाम दे दो रीगल प्रोग्राम्स, ओके। अब जो भी क्लास थ्रू आप जितने भी प्रोग्राम्स करोगे, जितने भी असाइनमेंट सॉल्व करोगे, सारे असाइनमेंट्स प्रोग्राम्स इस रीगल प्रोग्राम के अंदर आप सेव करोगे, ठीक है। अब इसको क्रिएट कर लिया, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद डायरेक्ट यहाँ प्रोग्राम सेव नहीं करने हैं। अब यहाँ फिर से सब फोल्डर्स बनेंगे आपके। एक फोल्डर होगा जहाँ प्रैक्टिस वाले प्रोग्राम्स आप सेव करोगे और बाकी फोल्डर्स आपके असाइनमेंट के रहेंगे। ऑलमोस्ट 20 असाइनमेंट्स हमें सॉल्व करनी है। हर असाइनमेंट में 20 to 30 क्वेश्चंस रहेंगे, तो हर असाइनमेंट के लिए अलग से एक फोल्डर बनाएंगे। असाइनमेंट 1 का फोल्डर, असाइनमेंट 2 का फोल्डर, 3 का फोल्डर। हर प्रोग्राम के लिए एक नई फाइल होगी और वो सारी फाइल्स उसके अपने अपने फोल्डर में हम सेव कर लेंगे, ठीक है। ये एक चेंज हमें याद रखना है कि करना क्या है। चलो ठीक है, अब यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम रहेगा प्रैक्टिस। डन। एक और फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम रहेगा असाइनमेंट 1। डन। ऐसे सारे फोल्डर्स बनेंगे आपके, असाइनमेंट 1, 2, 3, 4 अप टू जितने भी होंगे। तो अभी हम प्रैक्टिस में चल रहे हैं। अब प्रैक्टिस के अंदर हम अपना प्रोग्राम जो है उसे सेव करेंगे। काय के लकड़ा लगा, ये वाला वीडियो फिर अवेलेबल भी रहेगा, आप चाहो तो देख के फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हो जब आप मशीन पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस में अब हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेव करेंगे और इसका नाम दे देते हैं, चलो प्रोग्राम 1, ओके। बस हो गया। एक्सटेंशन मेंशन नहीं करना है। डेव CPP इज ऑल्सो स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर C++ प्रोग्राम्स। तो इसके बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशंस क्या रहेंगे, .cpp। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नीचे, सेव एज टाइप क्या है, C++ सोर्स फाइल, ओके। तो आपको अलग से एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे ये कर लेते हैं, प्रोग्राम 1.cpp लिख देते हैं, फिर फाइल का नाम होगा pro1.cpp, तो वो हमें नहीं करना है, ओके। तो लेट्स रिमूव इट और सिर्फ नाम देना है, अपना खुद का नाम नहीं देना है। प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3 यही नाम दे दो। डन। नाम देते वक्त बीच में अंडरस्कोर, डैश, स्पेस कुछ भी यूज नहीं करना है, अदरवाइज डेव CPP का एग्जीक्यूटर समझ नहीं पाता कौन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल ओपन करनी है। तो आप रन करने जाते हो प्रोग्राम 1, रन हो जाता है प्रोग्राम 2 और फिर कहते हो सर तुमचं डेव CPP गडबड करते, आम्ही VS कोड वापरतो। रूल्स फॉलो करने हैं, एरर्स सॉल्व करनी है। अगर एरर मुझसे सॉल्व नहीं हुई तो दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन GDB कंपाइलर यूज करना है। चाहे कुछ भी हो, कहाँ नहीं जाना है, हाँ उधर नहीं जाना है। हाँ, कॉलेज वालों ने कहा VS कोड पे करो तो करो, त्यांना नाही सांगायचं नाही VS कोड नाही वापरायचं, त्यांना नाही सांगत बसायचं। हाँ, ते रूल्स फक्त आपण इथं वापरायचेत। चलो VS कोड तो फिर भी एंटरटेनिंग है, दिखने में अच्छा दिख रहा है, राइट।
जावा के हम पहले 10 चैप्टर के प्रोग्राम नोटपैड में करते हैं। आपने यूज़ किया है नोटपैड? ब्लैक एंड वाइट होता है पूरा, ना इंटेलिजेंस है, ना वो कोई ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर, कुछ नहीं। ब्रैकेट का क्लोज भी आप ही को करना है, इंडेंटेशन आप ही को देने हैं, स्पेसेस, सेमीकोलन सब कुछ आपको ही देना है। फिर सेव करके जब कंपाइल करोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके, तब जाके कंपाइलर आपको बताएगा अच्छा इधर गड़बड़ है, वो भी लाइन नंबर देगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। फिर इधर आके नोटपैड में वो लाइन ढूंढो, फिर वहां पे एरर सॉल्व करो, फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के चेक करो क्या हमने सही से सॉल्व किया, तब जाके होती है प्रैक्टिस। नहीं तो फिर जावा के लिए भी है इक्लिप्स, इंटेलिजे, नेटबीन्स, वो बहुत तगड़े एडिटर्स है। लाइन लिखी नहीं कि वो बता देता है भाई यहाँ क्या करना चाहिए, सारे सजेशन के साथ कोड भी जनरेट कर देते हैं। हाँ, एआई नहीं है, बट एडिटर्स कोड भी जनरेट कर सकते हैं डिजाइन के साथ साथ। ओके, तो हमें वो अभी नहीं चाहिए, हमें बस पढ़ना है, राइट। तो अभी प्रो बन आ गया, अब इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सेव इट, प्रेस एंटर, और हो गया, डन, ठीक है। ये सेव हुआ। सेव होने के बाद आपको देखो यहाँ ऊपर नाम दिखाई दे रहा है pro1.cpp, राइट। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम में कोई चेंज कर देता हूँ, देखो मैंने बैकस्पेस दे दिया, pro1.cpp के आगे देखो एक स्टार दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में स्टार का मतलब है प्रोग्राम में जो चेंजेस हुए हैं वो सेव नहीं हुए। ओके, सो बिफोर यू गो फॉर द रन यू हैव टू सेव देम। ओके, तो हम फिर से उसको सेव करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। अभी सेमीकोलन जरूरी है, तो मैंने सेमीकोलन दिया, फिर से वही चेंज आया, देखो इसका मतलब क्या है, सेव नहीं हुआ चेंजेस, तो चेंजेस को सेव कर लेते हैं। चेंजेस सेव होना जरूरी है, इसके पीछे भी रीजन है, लेकिन अभी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी इतना काफी है कि भाई जो भी चेंज करोगे क्या करना है, सेव करना है। ओके, ठीक है। अब सेव होने के बाद हम इसे कंपाइल करेंगे, राइट। कंपाइल वाला ऑप्शन यहाँ आपको एग्जीक्यूट में दिख जाएगा, देखो एग्जीक्यूट वाला एक मेन्यू दिख रहा है यहाँ पे देखो कंपाइल, उसका शॉर्टकट क्या है, F9। सारे शॉर्टकट्स याद रखो, जितना हो सके माउस को कम यूज करना है तो काम फास्ट होता है, जितना ज्यादा माउस यूज करोगे काम स्लो होगा। लेकिन वैसे भी हमारे पास काफी सारा टाइम है नहीं, तो हम 2-4 माउस भी यूज कर सकते हैं, इतना टाइम तो भी है, राइट। बट ठीक है, शॉर्टकट्स याद रखने की कोशिश करो। और एक फाइनल शॉर्टकट है F11 जो कंपाइल एंड रन दोनों करता है, बट हमें ये यूज नहीं करना है। कई बार होता क्या है, देयर इज एरर, बट आप एक्सप्लिसिटली रन का फोर्स कर रहे हो तो वो प्रीवियस एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है उसे रन करके दे देता है। तो फिर हम यही सोचते हैं कि भाई चेंज किया था वो तो नहीं आ रहा, कौन सी वाली रन हो रही है। ओके, तो यूजुअली करना क्या है, पहले कंपाइल करेंगे। अगर कंपाइलर ने रिजल्ट दिया एरर 0 वार्निंग 0, मतलब यू आर रेडी टू रन द प्रोग्राम, फिर रन करेंगे। ओके, तो अभी अपने प्रोग्राम को जो है कंपाइल कर लेते हैं। क्या शॉर्टकट था, F9, इट्स नॉट F+9। एक फंक्शन की रहती है कीबोर्ड के अपर लेयर में, सबसे टॉप वाली लाइन फंक्शन कीज की होती है, वहां एक F9 वाली की है। हे एक्सप्लिसिटली तुम्हाला सगळं सांगतोय कारण मी बघितलेली आहेत लोकांना F आणि 9 प्रेस करणारे, हे असं होतं काहीतरी मग। ओके, तर तसं नाही करायचे। F9 एक शॉर्टकट फंक्शन की है, कंपाइल किया हमने। आई ट्रस्ट यू, डोंट वरी, तुम्ही असं काय करणार नाही माहिती आहे मला, तरी सांगितलं। तो यहाँ पे देखो मैसेज आया, एक दिख रहा है ना मैसेज, एरर 0 वार्निंग 0। ओके, ठीक है। और फिर उसके नीचे भी पढ़ो, बस एरर 0 वार्निंग 0 से काम नहीं बनेगा, उसके नीचे भी पढ़ो क्या लिखा है, आउटपुट फाइल नेम क्या है, सी रीगल प्रोग्राम्स हमने फोल्डर बनाया था, उसके अंदर प्रैक्टिस नाम का एक फोल्डर बनाया था। अब उसके अंदर pro1 डॉट क्या है आगे, exe, यस, अभी .cpp नहीं है, अभी क्या बना .exe। तो ये कंपाइलेशन का आउटपुट रहता है। अगर आपका प्रोग्राम सही से कंपाइल हुआ तो इंग्लिश में लिखा हुआ आपका प्रोग्राम मशीन वाले लैंग्वेज में कन्वर्ट होके मशीन जिस भाषा में समझता है वो वाली भाषा का प्रोग्राम यहाँ पे बन चुका, और वो .exe फाइल होती है, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसे आपका मशीन एग्जीक्यूट कर सकता है। समझ रहे हो नहीं? सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कंपाइलर, दो आउटपुट रहते हैं, एक तो एरर बताएगा अगर होगी तो,
और अगर कोई एरर नहीं है तो क्या बताएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करके दे देगा, और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल हमें रन करनी होती है। कहाँ पे बनी फाइल, उसी फोल्डर में बनी जहां हमने अपना प्रोग्राम रखा हुआ है। ठीक है, तो आपका वो जो फोल्डर है वहां 2 फाइल्स होंगी, एक होगी pro1.cpp और दूसरी कौन सी होगी, pro1.exe। रन कौन सी करोगे, exe, और प्रोग्राम एडिट करने के लिए ओपन कौन सी करोगे, cpp। ओके, चलो अब एरर 0 वार्निंग 0 का मतलब है वी कैन रन द प्रोग्राम, और अब F10 प्रेस करके इसको रन कर देते हैं, और ये रन हुआ, और रन होने के बाद हमें यहाँ आउटपुट दिखाई दे रहा है हेलो वर्ल्ड, राइट। बट वो एक साथ आया हुआ है एक ही लाइन पे, क्योंकि हमने /n कहीं भी यूज नहीं किया है। तो अगर हम /n इसमें यूज कर देते हैं तो हेलो के नीचे वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, लेट्स यूज /n, तो मैंने यहाँ मेंशन किया /n। सेव कर लेते इसको, चेंजेस करने के बाद सेव करना है, सेव करने के बाद क्या करना है, कंपाइल करना है, क्योंकि वो जो चेंज आपने किया वो चेंजेस .exe में भी रिफ्लेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जीक्यूटर .cpp को रन नहीं कर रहा, रन किसको कर रहा है, .exe को रन कर रहा है। तो जो आपने चेंजेस किए वो .exe में जाने के लिए प्रोग्राम फिर से कंपाइल होना जरूरी है, और जब कंपाइल होता है तो कंपाइलर के 2 आउटपुट रहते हैं। कौन से 2 आउटपुट रहते हैं, एरर बताएगा, और अगर एरर नहीं है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करके देगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब क्या होता है, मशीन जिस भाषा को समझता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ओके, इतना याद रखो, इतना काफी है। तो अब कंपाइल कर लेते इसको, डन, और ये रन हुआ, और रन होने के बाद हेलो के नीचे वर्ल्ड आया। ठीक है, चलो 1-2 एरर्स भी जनरेट करके देखते हैं। एक कॉमन एरर आपको पता है, सेमीकोलन मिसिंग है। ओके, सेव कर लेते इसको, बस देखना है, अगर आप नहीं हो फैमिलियर डेव सीपीपी के साथ तो एरर्स कैसे दिखाएगा ये भी समझो। कंपाइल कर लेते इसको, और ये आ गई एरर, एरर दिखा रहा है रिटर्न 0 पे, तो बस रिटर्न 0 के ऊपर नीचे देखना नहीं है। पहला काम हमें क्या करना होता है, ये जो है इसको कहते हैं रिपोर्ट विंडो। क्या कहते हैं इसको, रिपोर्ट विंडो। इधर लिखा हुआ है ऊपर रिपोर्ट विंडो, जहां कंपाइलर का रिपोर्ट आता है कि आपके प्रोग्राम के साथ क्या सही है गलत है। सब कुछ सही रहा तो वो रिपोर्ट क्या दे रहा था, एरर 0 वार्निंग 0। अब सब कुछ सही नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वो रिपोर्ट में आ गया। क्या कह रहा है, पढ़ना है यहाँ पे, इन फंक्शन इंट मेन। ओके, इन मेन के अंदर वो बता रहा है क्या है, एरर है, दिख रहा है ना ब्रैकेट में एरर। क्या लिखा आगे बताओ, एक्सपेक्टेड, क्या है ये, सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। कभी कभी हमारे गधे इस डॉट को स्किप कर देते हैं, पता नहीं क्यों, एक्सपेक्टेड बिफोर रिटर्न, और फिर पूछते हैं सर कुछ तो एक्सपेक्टेड है बिफोर रिटर्न, क्या एक्सपेक्टेड है। हाँ, अब वो उन्होंने सेमीकोलन लिखना चाहिए था, बट वो सिंबल दे रहा है सिंगल कोट में सेमीकोलन। किससे पहले चाहिए, रिटर्न से पहले। तो आपको समझना है रिटर्न से पहले जो स्टेटमेंट है उधर सेमीकोलन मिसिंग होना चाहिए। तो रिटर्न से पहले वाला स्टेटमेंट देखो, यहाँ सेमीकोलन मेंशन करो, सेव करो इसको, कंपाइल एंड रन, और ये हो गया। ठीक है, तो एरर्स कैसे फाइंड आउट करनी है ये आप समझ गए हो। डन, एरर्स कैसे फाइंड आउट करनी है क्लियर हुआ, राइट। ओके, डेव सीपीपी यूज कैसे करना है ये भी समझ गए हो। ठीक है, प्रोग्राम कैसे नया ओपन होगा, उसमें कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, आउटपुट कैसे आएगा, एवरीथिंग क्लियर। अब सीन यूज करके कुछ वेरिएबल का डेटा जो है वो स्कैन करके देखते हैं। ऑनलाइन वाले ऐकू येते ना सगळ्यांना। ओके, सो लेट्स गो विथ सम वेरिएबल्स, इंट a, float f एंड char ch। ठीक है, यूजर को यहां मैसेज देते हैं पहले, एंटर इंटीजर। ये हमने अपने प्रोग्राम में लिखा नहीं था, बट इनपुट के टाइम पे मैसेजेस देना जरूरी है। मैडम ती लाइट बंद करा तेवढी। इनपुट के टाइम पे मैसेजेस देना जरूरी है, समझ रहे हो। ठीक है, कोड अपना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप मैसेज नहीं दोगे तो क्या होगा वो भी देखते हैं। अभी आया है
हमने लिखा सी आउट एंटर इंटीजर एंड देन सी इन के आगे क्या चाहिए, ओनली वेरिएबल नेम, एड्रेस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो ए वाली वैल्यू हमने स्कैन करी, फिर अगेन सी आउट स्लैश एन एंटर फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर भी एक स्लैश एन चाहिए। हमेशा सी आउट की शुरुआत स्लैश एन से किया करो, आदत डाल लो तो आउटपुट फॉर्मेट करने के बारे में ज़्यादा अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्लैश एन भी ठीक से आपका आउटपुट फॉर्मेट करके दे देगा, राइट। बट फॉर्मेटिंग के और भी कुछ ऑप्शंस है, वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। सो सी आउट एंटर फ्रैक्शन, अब फिर से लिखेंगे सी इन, किस में स्कैन करके सेव करना है, एफ, हो गया। चलो इन दोनों को रन करते फिर कैरेक्टर को स्कैन कर लेते हैं। सेव किया मैंने इसको, जो भी लिखोगे पहले क्या करोगे, सेव। सेव करने के बाद क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल क्यों करना है ये समझ गए कि नहीं? ये जो चेंजेस है ये सारे कहाँ रिफ्लेक्ट होने चाहिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल में, इसके लिए कंपाइल होना जरूरी है। ओके, एंड देन रन, और रन होने के बाद यहां मैसेज आया देखो, एंटर इंटीजर एंड नाउ यूर सी इन इज वेटिंग फॉर यूर इनपुट। डन। सीन क्या करेगा, इनपुट का वेट करेगा। अब हम यहां इनपुट देंगे, क्या इनपुट देना है हमें, एंटर इंटीजर। इस मैसेज की वजह से हम समझ रहे हैं कि इंटीजर एंटर करना है। अगर मैसेज नहीं होता तो क्या हम समझ पाते, क्यों, मैंने ही लिखा ना प्रोग्राम, तो मुझे पता है कि भाई क्या देना है, इंटीजर देना है, तो मैसेज देने की जरूरत है, पता है ना मुझे, मैंने खुद लिखा हुआ है प्रोग्राम, तो मुझे पता है कि वहां क्या देना है, इंटीजर देना है। तो क्या मैसेज देने की जरूरत है? तो यहां पे अपनी सोच प्रोग्राम लिखते वक्त क्या होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखना। हमेशा ये सोचो कि जो भी प्रोग्राम आप लिख रहे हो, छोटा सा कोई भी हो, वो आप अपने कस्टमर के लिए लिख रहे हो, और वो कस्टमर आपको उसके लिए पे करने वाला है। तो आपके उस कस्टमर के लिए आपका प्रोग्राम कितना फ्रेंडली हो सकता है, उतना आपको करना है। ओके, तो हमेशा दिमाग में किसको रखना है, कस्टमर को। समझ रहे हो कि नहीं? फिर एक दूसरी कॉन्सेप्ट भी आती है, वन प्रोग्रामर राइटिंग प्रोग्राम्स फॉर अदर प्रोग्रामर्स। जैसे कि स्ट्रॉस्टर भाई साहब ने सीन सी आउट का प्रोग्रामिंग करके रखा, राइट, आप यूज कर रहे हो, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके पीछे क्या क्या हो रहा है? नहीं पता। आपको बस इतना पता है कि सी आउट करोगे प्रिंट होगा, सीन करोगे स्कैन होगा, लेकिन पीछे क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता। क्या आपको पीछे जो चल रहा है उसके लिए अलग से एफर्ट्स लेने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि एफर्ट्स किसने लिए, स्ट्रॉस्टर भाई साहब ने पहले से एफर्ट्स लेकर रखे हुए हैं। अब वो कहते हैं कि मेरे एफर्ट्स आप यूज करो और कुछ नया डेवलप करो। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ये दूसरी कॉन्सेप्ट आती है कि जब आप प्रोग्राम कर रहे हो, मे बी यू आर राइटिंग योर प्रोग्राम फॉर सम अदर प्रोग्रामर्स, और यही कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा आगे ओओपी में यूज होने वाली है। कस्टमर वाली कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जावा में यूज होती है, और ये जो है राइटिंग प्रोग्राम फॉर सम अदर प्रोग्रामर्स, ये वाली कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होगी। क्योंकि हम समझने वाले क्या है, ओओपी मतलब इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब ये सारी कॉन्सेप्ट कस्टमर थोड़ी ना यूज करने वाला है, करेगा? नहीं करेगा। ये कौन यूज करेगा? कोई और प्रोग्रामर यूज करेगा। मतलब हम जो कोड लिखने वाले हैं वो किसके लिए लिखेंगे, फॉर सम अदर प्रोग्रामर, सो दैट वो हमारे प्रोग्राम्स यूज करके कुछ नया डेवलप करे। डन। ये सोच होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर याद रखना है, चलो भाई सर ने कहा था मैसेज देना है तो देना है। चलो एंटर किया हमने 10 एंड प्रेस एंटर की। ओके, फिर आया एंटर फ्रैक्शन, फिर यहां पर भी इनपुट देंगे। मैंने दिया 3.6। देखो आगे नहीं जा रहा प्रोग्राम, क्यों नहीं जा रहा? हाँ, क्या प्रेस करना पड़ेगा, एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। इसको जरा इस पे थोड़ा फोकस रखना बस। हर इनपुट के बाद क्या देना पड़ रहा है, एंटर की। ओके, वी यूजुअली कैजुअली उसको करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि एंटर की ही क्यों। नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, एंटर की ही क्यों, ये सोचना चाहिए। हम देखेंगे आगे, डोंट वरी, कि एंटर की ही क्यों। ऐसा क्यों नहीं होता कि मैंने स्पेस बार दे दी और उसने इनपुट स्कैन कर लिया।
ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आपका स्कैन एफ हो या सी इन हो, ये यूजर से इनपुट स्कैन करे जो आपने दिया हुआ है, तो एट द एंड आपको एंटर की प्रेस करनी ही है। मान लो आप 3 इंटीजर इनपुट दे रहे हो ए बी सी, तो आप दे सकते हो 10 स्पेस 20 स्पेस 30, उसके बाद कुछ नहीं होगा जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करते। इस बात को याद रखना। ओके, आगे जाके कहीं पे तो आएगा, जब हम सीन डॉट इग्नोर पढ़ेंगे तो ये एंटर की का क्या मतलब है ये आप समझ जाओगे। इट्स नॉट ओनली कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाने का और आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होने का तो कोई कनेक्शन है नहीं, है कि नहीं? अभी देखो एग्जीक्यूशन रुका हुआ है ना यहाँ पे, अब मैं एंटर की प्रेस करूंगा वो आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है? और कंटिन्यू होने के बाद ये अभी खत्म हो गया, तो हमने इसको प्रिंट नहीं किया। इनपुट लेने के बाद यूजुअली हमें प्रिंट भी करके देखना चाहिए। तो /n a इज इक्वल टू f इज इक्वल टू f, डन। a और f जो है वो हमने यहाँ प्रिंट किया। स्कैन करने के बाद प्रिंट करके देखना चाहिए उसने क्या स्कैन किया। ओके, तो चलो फिर से एक बार सेव करके कंपाइल करके रन, डन। एंटर इंटीजर, ठीक है, 10 दिया मैंने, फिर एंटर की, एंटर फ्रैक्शन 2.7, फिर एंटर की, और देखो डेटा करेक्ट स्कैन होके प्रिंट हो चुका। क्लियर? चलो अब एक कैरेक्टर भी स्कैन कर लेते हैं। और एक बात, जब प्रोग्राम आप करोगे कभी भी कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन यूज नहीं करना है। ये तो कैरेक्टर स्कैन करने के लिए यूजुअली हम फिर ये कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, आता काय पाहिजे आपल्याला? कैरेक्टर। ये नहीं करना है। ओके, सब कुछ टाइप करना हमेशा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है और परफेक्शन के लिए रिपीटिशन बहुत जरूरी है। एक बार करके बंदा परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट कब होगा? बार बार करोगे तो परफेक्ट होगा। ओके, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, राइट? चलो इसको सेव कर लेते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। ch सेव किया हमने इसको, कंपाइल एंड रन। ओके, एंटर इंटीजर हम दिया 10, एंटर फ्रैक्शन 3.6, एंटर, एंटर एक कैरेक्टर, एंटर, और ये सारी वैल्यूज जो है वो करेक्ट स्कैन होके प्रिंट हो चुकी है। समझ गए? ठीक है, /n का प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओल्ड स्टूडेंट्स, किसी ने पूछा था थोड़ी देर पहले। ओके, अब मान लो मैंने ये सी आउट वाले मैसेजेस हटा दिए, तो अब आउटपुट में क्या दिखेगा? चलो रन करके देखते हैं। कंपाइल किया, रन किया, बस कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अब मैंने लिखा है इसलिए मुझे पता है उधर क्या देना है, इंटीजर, बट मैंने क्या कहा, क्या सोचना है? कस्टमर के लिए अगर आपको करना रहा तो क्या होगा? बढ़ो, हड़ो हड़ो, ठीक है। तो मैंने यहाँ इनपुट देना है 10, 2.5 एंड लेट्स से ई, और ये हो गया। बट अगर कोई थर्ड पर्सन इसको देखेगा तो वो समझ नहीं पाएगा। आपका कस्टमर कभी आपका प्रोग्राम नहीं देखता। हम कस्टमर को क्या बेचते हैं? .exe बेचते हैं, .cpp नहीं बेचते। .exe ओपन करके वो देख नहीं सकता कि अच्छा क्या है इसमें, किसको एंटर करना है। ठीक है, शायद इंटीजर एंटर करना है तो चलो इंटीजर नहीं। ओके, तो प्रोग्राम जो है यूजर फ्रेंडली होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, डन। ये वाला एक प्रोग्राम लिख लो, सीन सी आउट करना कैसे है ये भी समझ गए हो। ठीक है, ऑनलाइन वाले कळलं का रे? काही शंका असेल तर विचारा। आज घर जाके पहले डेव सीपीपी इंस्टॉल कर लो। युजिंग नेमस्पेस std काय आहे? काय नाही बाळा, आत्ता गरजेच नाही।
नेम स्पेस समझने के लिए पूरा सीपीपी करना जरूरी है, उसके बाद नेम स्पेस समझ आएगा। तो अभी वही है जो सी में हमने देखा था ना, हैश इंक्लूड करो बस। फंक्शन पॉइंटर वाले चैप्टर में क्लियर हुआ कि हैश इंक्लूड क्यों चाहिए। ये भी वही है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी बस यूज करना ही याद रखना। चलो हो गया, ओके। अब ऑनलाईन वाले उद्या भेटूया रे बाबांनो, सेम टाइम 6 PM, ओके। चला, प्रोग्राम जर लिहायचा राहिला असेल तर लिहून घ्या। चल उद्या भेटूया बाबांनो 6 वाजता।